मैं ये कहना चाहूँगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा आप तभी पढ़ना स्टार्ट करें, आप उसी पहले से स्टार्ट तैयार करके रखेंगे तो ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा पता है कि हम अभी एनआई में आए हुए हैं। एनआई के मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, जब नॉन इंटरलॉकिंग वाला वर्क होता है ना, तो आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि एनआई क्या होता है। तो हम लोग एनआई में आए हैं और हम मेरे साथ में बहुत सारे भाई लोग हैं जिनके साथ हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में मिले थे, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अदर जोन से भी आए हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि हम लोगों ने इनसे मिलने का मौका मिला। तो हम आप लोगों को इनसे थोड़ा मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन इनके बारे में बता दूं दोस्तों, जो जितने भी हम लोग के साथ भाई लोग हैं इनका एनटीपीसी सबका क्वालिफाई में ही मानिए, क्योंकि एनटीपीसी में किसी का 70 मार्क्स, किसी का 75 मार्क्स, किसी का 77 मार्क्स भी आया हुआ है। तो उनसे भी हम लोग जानेंगे। और एक भाई ऐसे भी है जिनका एलडीसी में भी सिलेक्शन हो गया, जिसका अभी मान टाइपिंग बस बाकी है, तो उनका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इन लोगों से एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि इन लोग अभी किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पहले इन्होंने ग्रुप डी का प्रिपरेशन किस तरह से किए कि इन्होंने ग्रुप डी क्वालिफाई किए। तो चलिए दोस्तों हम अपने भाई लोग से मिलाते हैं। सबसे पहले हम भूडेलाल भाई से मिलाते हैं, जिनका इन्हीं भाई का जो एसएस एलडीसी होता है उन्होंने क्वालिफाई हो गया, बस इनका टाइपिंग है। और अभी हम देखते हैं कि ये पूरे जब ड्यूटी से आते हैं तो इनका ड्यूटी 0-7 ड्यूटी है, और ये ड्यूटी जाने के बाद जब सो लेते हैं उसके बाद हमेशा टाइपिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे, और बहुत अच्छे भैया है। तो सबसे पहले भैया आप ये बताइए कि जैसे आप तो ग्रुप डी में भी जॉब कर रहे हैं और आपका एलडीसी में क्वालिफाई भी हो गया, अब हो ही जाएगा, और एनटीपीसी में आपका 77 मार्क्स है। तो आपने अभी किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा अभी इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो भी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा जान करके थोड़ा एक आइडिया मिलेगा, और उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये जॉब करते हुए जब इतना नंबर ला सकता है तो हम लोग भी क्यों नहीं ला सकते। तो आप ये बताइएगा भैया। हेलो गाइस, मैं भूडेलाल हूँ, दिल्ली रिवीजन से आया हूँ यहाँ पे एनआई वर्क करने के लिए। और ये भाई साहब हमें मिले हैं यहाँ पे, कुछ इनका एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी जॉइनिंग जो है 2019 अक्टूबर में हुई थी, और उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल की या एसएससी की, सीएचएसएल वगैरह की। तो ड्यूटी के साथ साथ तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन जब ऑफिस में जब कोई काम नहीं होता, थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, तो उसमें हम स्टडी कर लेते हैं। जो भी हमारे कैलीग्स हैं, स्टेशन मास्टर वगैरह हैं, हमसे कुछ नहीं कहते, बहुत कोऑपरेट करते हैं। ड्यूटी भी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे हम एनआई के लिए आए हैं, यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। एक्चुअली मेरी टाइपिंग है सीएचएसएल की, एसएससी सीएचएसएल की 3 नवंबर को। तो ड्यूटी करने के बाद एक इनफ टाइम मिल जाता है कि मैं यहाँ पे टाइपिंग कर लेता हूँ, और भाई साहब का बहुत कोऑपरेट है यहाँ पर, और अच्छा लग रहा है आते हुए। भैया पहले ये बताइए कि जो आप एलडीसी का जो एग्ज़ाम दिए हैं इसमें आपका कितना मार्क्स आ रहा है। मार्क्स जो है सेकंड टायर तक जो कट ऑफ है वो 215 गई है ओबीसी की, मैं ओबीसी में हूँ, और मेरे मार्क्स 250 हैं। तो आई होप कि टाइपिंग के लिए करते ही मेरी जॉब लग सकती है इसके लिए। वाह, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन भैया आपको। और भैया जो आप ग्रुप डी में आपका कितना मार्क्स था, और अपने ग्रुप डी का प्रिपरेशन कैसे किए थे ये बताइएगा। ग्रुप डी के लिए कुछ ज़्यादा मतलब प्लानिंग नहीं करी थी। जीके जो आती है वो ठीक ही आती है, मैथ जो होता है आपका ठीक आता है, 10th लेवल का आता है। इनिशियली मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और जीके के लिए काफ़ी हेल्प मिली। बाकी करंट के लिए मैंने पढ़े थे, अखबार वगैरह पढ़ता था या मैगजीन पढ़ रहा था, इसलिए तैयारी हो गई थी। मार्क्स मेरे काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मुझे मेरा डिज़ायर जो था दिल्ली डिवीज़न वो मुझे मिल गया, और जो मेरी डेजिग्नेशन थी पोस्ट पॉइंट्समैन वो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, वो मुझे मिली। तो खुश हूँ मैं। आपका रॉ मार्क्स कितना था भैया, ये बता दो। रॉ मार्क्स मेरे अराउंड 78 के थे, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद तो वो तो 100 से भी ऊपर चले गए। वाह गजब, चलिए बहुत। अब भैया आपने थोड़ा ये बताइएगा सेपरेटली, जैसे मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे की, और साइंस भी जैसे सिलेबस हम लोग देखते हैं कि जहाँ मेन फोकस हम लोग अगर मैथ, रीजनिंग और साइंस में अगर फोकस है अच्छा तरीका, अगर जिसका अच्छा है, बेसिक नॉलेज भी है, तो वो ग्रुप डी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है थोड़ा उनको भी थोड़ा आइडिया मिल सके, क्योंकि आपने इतना अच्छे मार्क्स लाए तो कुछ तो आप एक्सपीरियंस आप साझा कर ही सकते हैं। थोड़ा ये बताइएगा भैया। कोई खास बुक्स नहीं ली थी मैंने डी ग्रुप के लिए। मैथ के लिए तो अप टू 10th मैंने बताया कि 10th तक की मैथ ही आती है। बच्चों का ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें 10th तक की मैथ तो वहाँ से मेरी पक्की थी। और बाकी जो साइंस था, जनरल साइंस जो था, वो ज़्यादातर जो पोर्शन आता है 8th 9th 10th क्लास का आता है, वो भी एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो कोई मैंने कुछ खास बुक्स नहीं ली थी, बस ये है कि एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी थी,
और वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिल गया मेरे को। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब एक और भाई से मिलाते हैं जिनका नाम राजीव नाम है, और ये भी बहुत अच्छे भाई हैं। ये इनसे हम बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन इनके साथ हम ट्रेनिंग में मिले थे जब चंदौसी में हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, उस समय मिले थे। और उसके बाद फिर अभी हम लक्सर में मिले हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ा जानेंगे। भैया थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले। हाय गाइस, मैं राजीव कुमार, कोटद्वार स्टेशन पे मेरी स्टेशन पे ड्यूटी है। और जैसे कि अभी बताया सरोज भाई ने, हम दोनों एक ही साथ एक ही डेट में सेलेक्ट हुए थे और चंदौसी में ट्रेनिंग हुई है। और अब सौभाग्य से एनआई में आए हुए हैं हम, लक्सर हरिद्वार स्टेशन के पास में हैं। तो लोग सब दोबारा इकट्ठे हो गए हैं और अच्छा लग रहा है एक साथ मिलने के बाद। काफ़ी लोग आए हुए हैं अदर डिवीज़न से, सब लोग। तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। एनआई में ये होता है कि हम लोग कुछ नया ही सीखते हैं। चलो ये तो टिप की बात हो गई। अब भैया पहले आप ये थोड़ा आप ही बता दीजिए कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था। ये भैया तो बता ही दिए, थोड़ा आप ही इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपका ही बहुत अच्छा मार्क्स था और अभी भी आपका 77 मार्क्स आ रहा है NTPC CBT 1 में। और आपको इतना जब मार्क्स ला रहे हैं तो आपका तो सिलेक्शन CBT 2 के लिए तो कन्फर्म ही मानिए। तो आप ही थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए और आप किस तरह प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। NTPC मेरा इस बार क्लियर नहीं हुआ, मेरा पिछली बार भी क्लियर हुआ था। पिछली बार मैंने मतलब प्री भी दिया था 2016 के आसपास, जो वैकेंसी आई थी 18,000, उसमें मैंने प्री भी दिया, फिर मेंस भी हुआ था, साइको भी हुआ था, मेरी डॉक्टरी भी हो गई थी। पर दुर्भाग्यवश मैं 0.72 नंबर से बाहर हो गया था फाइनल मेरिट से। तो ऐसे ही मतलब उसके लिए कोई इतना स्पेशल से कोई तैयारी नहीं करनी होती। ग्रुप डी में और NTPC में मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो अपना जैसा तुम तैयारी कर रहे हो ऐसे ही तैयारी करते रहो। ग्रुप डी में क्या है कि बस खाली मैथ और रीजनिंग पे फोकस रखो, थोड़ा सा साइंस पे पकड़ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 क्वेश्चन करंट के आते हैं। और रही बात देखो NTPC की, जैसे मेरा NTPC इस बार भी क्लियर ही हो गया है, 77 नंबर मेरा रो मार्क है। और अब जैसे NTPC मैन आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैं पिछली बार के अनुभव से बताता हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट के आए थे और 60 के आसपास रीजनिंग और मैथ थी। और यदि कोई बंदा करंट और रीजनिंग और मैथ कर लेता है तो मतलब अच्छी जॉब मिल सकती है। क्योंकि NTPC में क्या होता है कि जैसे जिसके नंबर होते हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब प्रोवाइड की जाती है। जैसे पिछली बार 83 के आसपास मेरे मार्क्स थे, तो मैं स्टेशन मास्टर और TA के लिए एप्लीकेट हुआ था। और परंतु जिसके नंबर 90 प्लस थे या 100 प्लस थे वो गुड्स गार्ड के लिए सेलेक्ट हुए थे। क्योंकि इसमें सबसे नंबर 1 की पोस्ट जो होती है वो CA होती है। ज़्यादा नंबर आएंगे तो CA मिलती है और उससे कम आते हैं तो फिर गुड्स गार्ड आ जाते हैं। इस बार जैसे सीनियर क्लर्क हैं, कॉमर्शियल क्लर्क हैं और TC TT भी आई हैं, इस बार नई पोस्ट आई हैं, तो इनकी मेरिट थोड़ी सी अप जाएगी। और ये जो स्टेशन मास्टर वगैरह हैं और ये TA हैं, 2-3 पोस्ट हैं, इनके लिए थोड़ा सा मेरिट डाउन जाएगी। क्योंकि इसके एग्ज़ाम को मेंस देने के बाद तुम्हारा साइको भी होगा। TA और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए साइको बनता ही बनता है। मैंने दिया था पिछली बार। और भैया ये बात आती है कि आपने अभी लगभग 2 साल से जॉब कर रहे हैं और इस बीच में आपने और अदर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपका जो पैट का एग्ज़ाम दिए थे ये भी एग्ज़ाम आपका निकल ही जाएगा। तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं? और मैंने थोड़ा आप जॉब करते करते आदमी क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बार जॉब लगने के बाद क्या करते उसी को स्टेबिलिटी मान लेता है, लेकिन आपने अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आप मैंने जॉब करते हुए कैसे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखिए बता रहे हैं ग्रुप डी का ही पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो इंजीनियरिंग करके आते हैं, BSc करके आते हैं, अच्छे से क्वालिफाइड स्टूडेंट आते हैं। तो उनको थोड़ा आपसे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि वो अगर ग्रुप डी में भी ज्वाइन करेंगे तो आगे और जा सकते हैं और वो कहाँ तक प्रमोशन लेकर कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, ग्रुप डी में सेलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बड़े ओहदे पे पहुंच जाओगे। ग्रुप डी एक माध्यम है रेलवे में ज्वाइन होने का। और ग्रुप डी का मतलब ये मान लो कि बस अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। इसमें रहते रहते देखो, हम ऐसे स्टेशन पे हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। परंतु जो हमारे और भाई हैं, जैसे सरोज भाई हैं, शुभम भाई हैं, इनके पास मतलब समय 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इसमें से समय की थोड़ी बंदिश होती है, टाइम नहीं मिल पाता। परंतु मेरे स्टेशन पे थोड़ा समय मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जैसे हम लोग हैं जॉब पे होते हैं, तो यदि हमें 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भी मिल जाते हैं तो वो टाइम हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोग क्या करते हैं, आपके पास टाइम की कमी नहीं होती,
तो हमारे 3 से 4 घंटे और आपके 8 से 10 घंटे इक्वल बैठते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हमारे पास ये 3 घंटे हैं। और आप लोगों को क्या होता है, आपको पता है 10 से 12 घंटे हैं, इसमें आराम से पढ़ना ही पढ़ना है। हमें पता है जॉब भी करनी है और पढ़ना भी होता है। तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि हमें 12 घंटे किस तरह से यूज़फुल बनाने हैं, क्योंकि हम लोग जॉब भी कर रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं। 3 घंटे भी यदि हमें मिल जाते हैं तो वही 3 घंटे हमारे आपके लगभग 6 घंटे के इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखो समझना होगा कि हमारे पास 12 घंटे हैं तो हमें कुछ कैसे यूज़फुल बनाना है। अब भैया ये बताइएगा, जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको अभी किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए अभी बहुत ऐसा बात है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है लगभग 3 साल पूरने जा रहा है, अभी तक एग्जामिनेशन भी नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है। और ऐसा होता भी है क्योंकि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं वो कोई बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको इस जो अभी डिप्रेशन इससे कैसे बाहर निकलेंगे और उसको अभी किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो एक रेलवे एम्प्लॉय बन सके और वो एक बेरोजगारी का जो ठप्पा है ना उससे वो मुक्ति प्राप्त कर सके। थोड़ा इसके बारे में बताइएगा कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, रेलवे अभी इसके लिए पूरी अच्छी तरह से लगी हुई है। अभी ये TCS कंपनी है, इसके पास SSC CGL का थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो अभी सेंटर बच्चे कुछ इस बार ज़्यादा एप्लीकेट हुए हैं, तो इस वजह से अभी सेंटर का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो ही जाएगा और NTPC का मेन भी होने ही वाला है। तो ये कहना चाहूँगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा आप तभी पढ़ना स्टार्ट करें, आप उसी पहले से स्टार्ट तैयार करके रखेंगे तो ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप तभी उसी टाइम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और NTPC की कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए ओनली मैथ, रीजनिंग और साइंस कर लीजिए और ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं कीजिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, ये जो अभी 62,000 वैकेंसी आई थी उसमें क्या था, पेपर थोड़ा टफ आया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या है कि पिछली बार कैंडिडेट इस बार से भी ज़्यादा थे, तो बच्चे क्या था मतलब थोड़ा पेपर टफ बना दिया था। इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो गए हैं, जैसे कि तुमने देखा NTPC में लगभग 50% उपस्थिति रही है बच्चों की, तो वही हाल ग्रुप डी में भी होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं। 3 साल में लगभग बच्चे बहुत जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब ग्रुप डी के लिए और NTPC के लिए ज़्यादा बच्चे नहीं बचे हैं। इसलिए अगर सही सटीक तैयारी आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। उसके लिए देखिए मैं ग्रुप डी के लिए आपको सलाह दूंगा, इसके लिए काफ़ी है हमारे पास लूसेंट GS के लिए, और मोस्टली आप विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल जरूर देखिए। और इसके अलावा जो GS के अंतर्गत आता है स्टैटिक GK जो होती है, रेलवे जैसे कि सेंट्रल लेवल की जॉब है तो स्टैटिक GS बनती है पूछना, क्योंकि वो स्पेशली किसी स्टेट वगैरह के लिए नहीं होती, पूरे इंडिया के लिए होती है, तो वो स्टैटिक GA पे मतलब फोकस होता है उसका। और देखिए मैथ के लिए ओनली 10th लेवल का मैथ काफ़ी है, रेलवे कभी भी मैथ हार्ड नहीं पूछता। और रीजनिंग जिस बच्चे को मैथ आ जाता है वो रीजनिंग भी कर ही लेता है, तो रीजनिंग मैथ को आप स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में तैयार कीजिए खाली, और जो GS बनती है GS में आप स्टैटिक GA पे ज़्यादा ध्यान रखिए और करंट मोस्टली उसे पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना, हम तभी तैयारी करेंगे, अभी से लग जाएंगे। और मैं NTPC वाले बच्चों को कहना चाहूँगा, थोड़ा सा उसकी रीजनिंग उसके स्टेटस के हिसाब से थोड़ा रीजनिंग टफ हो जाती है, जैसे पजल्स आती हैं, कतार आती है, कतार में कौन कहाँ पे बैठा है, और वो जो समुच्चय सिद्धांत वाली रीजनिंग होती है वो आती है। क्योंकि मैंने पिछली बार जो 2018 में हुआ था NTPC का, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैं इसी लेवल का पूछा था। उसकी रीजनिंग थोड़ी सी मतलब जॉब के हिसाब से थोड़ी अप थी, ग्रुप डी जैसी वाली रीजनिंग नहीं आएगी, उसमें थोड़ा अप आती है। NTPC वाले बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 60% भाग इसका रीजनिंग और मैथ से ही आएगा। पिछली बार करंट से 10-12 क्वेश्चन आए थे, और साइंस थोड़ा मतलब ग्रुप डी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है। ग्रुप डी में साइंस ज़्यादा पूछी जाती है, और जो NTPC वाला होता है इसमें साइंस ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। और आखिर में भाई लोगों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि रेलवे के अंदर एक नियम और लगता है नॉर्मलाइजेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में यही नहीं देख पाते कि क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं, आप नेगेटिव मार्किंग कर लेते हैं। तो आप उसका ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल होता है रेलवे के अंदर,
पिछली बार एनटीपीसी में जो फाइनल मेरिट में बाहर निकला था उसमें यही नॉर्मलाइजेशन ही नहीं मुझे बाहर निकाला था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जितना आता है उतना कीजिएगा, उससे फालतू यदि आप करते हैं तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से कीजिए, बढ़िया कीजिए, और जितना भी हो सकता है बस उतना ही कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। गलत करोगे तो नुकसान उठा जाओगे।